अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं आपका होस्ट जुनेद एग्रेरियन और आप देख रहे हैं एग्रेरियन टॉक। लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आपको पता है कि आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है कैरियर काउंसलिंग इन डिफरेंट सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर। तो आज आपको ये जान के नहायत खुशी होगी कि हमारे गेस्ट हैं हाफिज वसी मोहम्मद खान साहब। आप प्रेसिडेंट थे स्टूडेंट यूनियन इन 1970s यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, और उसके अलावा आपकी एक पूरी उम्र कंट्रीब्यूशंस है एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। और हमारे जैसे जो नौजवान हैं वो कनेक्टेड हैं आपके साथ, और आप हमारी हर मामले में जो है वो रहनुमाई करते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वेरी वार्म वेलकम इन ओवर प्रोग्राम। जी वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली टुडे आई एम वेरी हैप्पी, इसलिए कि हम अपनी इनिंग्स खेल चुके हैं और मैंने बताना ये है कि जो हमारी इस फील्ड में बच्चे आ रहे हैं उन्होंने इनिंग्स कैसे खेलनी है। सर आपका बेहद शुक्रिया। इससे पहले कि हम अपने क्वेश्चन आंसर सेशन का आगाज करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को आप करा दें ताकि उसके बाद बाकायदा आगाज किया जा सके। मैं जनाब शुरू करता हूं और इस उम्मीद पे शुरू करता हूं कि मैं एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट मैंने करने के बाद मैंने सफ़र कैसे तय किया। तो ये मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब हमारा ज़माना था उसमें था 1967 और दाखिला होता था मैट्रिक के बाद, और उसकी पीछे एक थ्योरी थी कि ये ज़्यादा लड़के देहात से जो बच्चे आएंगे वो अच्छे एग्रीकल्चर ऑफिसर बनेंगे और ज़रूरी माहिर बनेंगे। ये उसके पीछे जो फिलॉसफी थी वो ये थी। तो मैट्रिक के बाद हम इकट्ठे होते थे और कि किसने क्या करना है। मैं मेडिकल से इसलिए चलता था कि मुझे वो चीर फाड़ और सर्जरी वाला जो था वो मुझे पसंद नहीं था, और इंजीनियरिंग से मैं इसलिए चलता था कि मुझे मैथ जो है, इसके बावजूद कि मैट्रिक में मेरे 100/100 मार्क्स थे, लेकिन मैं खुद खुश नहीं था उस पर। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मैथ जो है वो मेरे लिए एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट होगा। उसी दिनों अखबार में एक इश्तिहार आया करता था हर साल ही, और वो ये था रोशन मुस्तकबिल, और उसमें लिखा होता था कि अगले 5 सालों के अंदर कितने हजार ग्रेजुएट्स की जरूरत है, जबकि निकल बहुत कम रहे हैं। तो ये आप दरखास्त दें। तो मेरे कुछ दोस्त थे जिन्होंने मैट्रिक अभी किया था, और दाखिले से पहले जो लोगों के पास टाइम होता है वो इकट्ठे बैठते हैं। तो वो जंग में मैंने इस्लामिया स्कूल जंग से किया था, और आई स्टूड फर्स्ट एक्चुअली इन माय डिस्ट्रिक्ट। तो वो मेरे दोस्त मुख्तार मोल थे, उन्होंने मुझे कहा कि ये मैं आपके लिए लाया हूँ प्रॉस्पेक्टस, चूंकि मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कल गया था और बड़े शौक के साथ जब मैं घर आया हूँ तो मेरे बाप ने उसका इजहार किया कि नहीं, आपने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं जाना, लिहाजा अब ये मैं आपको देता हूँ और आप जाएं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो मैं यहाँ पर आया। इट वाज 15 अगस्त 1967। वो 14 अगस्त के बाद जो अगला दिन था वो हमारी एनरोलमेंट थी, और वो अल्लाह ताला का शुक्र हुआ और मैंने फिर अपनी पढ़ाई और यहाँ पर अपनी जो एक्टिविटीज़ है उसको मैंने रखा। और 1973-74 में मुझे मेरे दोस्तों ने कहा कि जी आप अल्लाह का नाम लेके इलेक्शन में हिस्सा लें। और मेरे एक मरहूम दोस्त जो रिसेंटली बेचारे फौत हुए हैं, डॉक्टर राना अशफाक, जो डीन फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर थे, एक्चुअली उनका और मेरा मुकाबला था। और बदकिस्मती ये थी कि हम दोनों जंग से थे। हमने जनरल सेक्रेटरी का भी इलेक्शन लड़ा और प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन लड़ा, और वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हार गए, जनरल सेक्रेटरी का वो जीत गए थे, और मैं एक वोट से हार गया था। तो ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीतने के बाद फिर हमने अपना काम शुरू किया। अब मैं ये बात आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूं कि जब मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ने लगा तो मैं वाइस चांसलर डॉक्टर इसरारुल हक मरहूम थे, उनसे मैं वो जिसे फेयरवेल के लिए मैं गया हूं उनके पास, और उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा। अब ये मैं कहना चाहता हूं अपने बच्चों के साथ जो मुझे सुन रहे हैं कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ एक्स्ट्रा कैरिकुलर और को कैरिकुलर एक्टिविटीज। अब
मैं उनके पास गया हूं और मैंने कहा कि सर थैंक यू वेरी मच, और मैंने अगर आपको कोई तकलीफ पहुंचाई हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आई एम रियली वेरी हैप्पी विद यू, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि ये जो आपने यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स में भी हिस्सा लिया और बड़े एक्टिव रहे, आप क्या समझते हैं कि आपको बेनिफिट हुआ या आपको नुकसान हुआ? मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा कि सर ऐसे लगता है कि ज्यादा मुझे बेनिफिट हुआ और बहुत कम मुझे नुकसान हुआ। उन्होंने कहा प्लीज एक्सप्लेन। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा इस यूनिवर्सिटी से हर साल कितने बच्चे यूनिवर्सिटी से फारिग होके जाते हैं, लेकिन मुझे आप बताएं कितने बच्चों को तौफीक होती है कि जाते हुए वो वाइस चांसलर के साथ इस तरीके से मिलें और उसको फेयरवेल कहें। आई एम दी ओनली पर्सन कि मुझे ये मौका मिला। अगर मैं को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ना होता तो शायद आप मुझे जानते भी ना, और शायद मुझे आपके साथ मिलने का मौका ना मिलता। दूसरी बात यह है कि आमतौर पर सोचा ये जाता है कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है इसके अंदर जाने से बच्चों को नौकरियां नहीं मिलती। तो अब अभी मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर डिग्री जो है वो अभी इशू होना बाकी है, बट 15 days बिफोर आई कंप्लीटेड माई मास्टर आई गॉट जॉब। तो इसका मतलब ये है कि ये भी मेरे लिए कोई मसला नहीं था। तो उन्होंने जवाब दिया, उसने कहा यस, मेरा भी ऐसा ही ख्याल है। तो उसके बाद मैं चाहता था, मेरा जो विजन था वो जरा बड़ा ब्रॉड था, आफाकी किस्म का था। मैं जो है कभी ये जो सेक्टेरियन एक्टिविटीज है उसमें मैं शामिल नहीं हुआ। मेरे नज़दीक एक ईसाई पाकिस्तानी भी उतना ही मोहतरम था जितना एक मुसलमान पाकिस्तानी। तो मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं यूनाइटेड नेशन में और किसी गैर मुल्की जो बड़े फोरम है उसके अंदर मैं काम करूं। सो आई गॉट जॉब एक्चुअली इन कीनिया, और यहाँ मैंने पाकिस्तान में कुछ देर काम किया दाऊद कारपोरेशन के अंदर, और दैट वाज आल्सो वेरी नाइस जॉब। आई वाज सेटिस्फाइड। और मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ कि मेरी पहली तनख्वाह 675 रुपीज थी, और ये उस जमाने में जो गवर्नमेंट सेक्टर था उसकी तनख्वाह 350 रुपीज थी। तो हम लोग बड़े खुश थे कि ये प्राइवेट जॉब के अंदर डबल तनख्वाह मिली है। और उस जमाने में कुछ लोग ऐसे हुआ करते थे जिनको तनख्वाह 1000 रुपीज से स्टार्ट होती थी, और वो बड़े प्राउडली कहा करते थे कि वी आई हैव गॉट 4 फिगर सैलरी। तो ये उस जमाने की बात थी कि कहां से हमने अपने सफर का आगाज किया। तो फिर आई वाज पोस्टेड इन कीनिया, और कीनिया में मैंने 10 साल गुजारे, और इस दौरान मैंने बहुत जानमारी से काम किया। मुझे लर्निंग बहुत ज्यादा हुई, इसलिए कि जब आप पाकिस्तान में रहते हैं तो सिंधी, बिलोची और पख्तून और पंजाबी की बात होगी, लेकिन जब आप ऊपर वाले लेवल पर जाते हैं तो मैक्सिकन, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिकन, आई मीन यू विल इंटरेक्ट विद दीज पीपल। और हर आदमी मेरे नजदीक, हर हर मुल्क का एक आदमी, उसके साथ कुछ स्ट्रेंथ होती है। जहां उसकी वीकनेस होती है वहां स्ट्रेंथ भी होती है, और वहां से आप लर्न करते हैं। अब मैं जब गया हूं वहां पर, तो ये यहाँ पर पाकिस्तान में जो गंदम की पैदावार थी वो कोई 22 मन थी, और वहां जाकर मैंने पता चला कि 102 मन और 110 मन। अब मैं उनके मुकाबले के अंदर मैं आई वाज सरप्राइज, और जब मैं उनसे बात करता था तो वो कहते थे कि दिस इज नॉट स्कूल। और फिर उसके बाद मैंने बड़ी मेहनत की और मैंने अंदर से खबरें ली और कैसे किया, और जब वो पैदावार आई तो पता चला कि मेरी 120 मांड्स थी और उनकी 112 108 थी। तो वो एक पहला एक पॉइंट था मेरा कि अगर मैं किसी चीज के पीछे लगा हुआ हूं तो आई विल सर्टनली गेट इट। अब वो लोग बड़े पुर एतमाद थे, तो वो 112 और 108 से ऊपर नहीं बढ़ सके, लेकिन मेरे अंदर ये बात थी कि पता नहीं मैं 100 भी ले सकूंगा कि नहीं ले सकूंगा। उस भाग दौड़ के अंदर जो है वो अल्लाह ताला ने ये करम नवाजी की कि मैं 120 पर पहुंचा, और वो मैंने रिकॉर्ड तोड़ा और मुझे यूनाइटेड नेशन का अवार्ड मिला। अच्छा, ये मुझे इस 10 सालों के अंदर 3 यूनाइटेड नेशन के अवार्ड मिले। आजकल आप हाइड्रोपोनिक फॉडर सुनते हैं, ये हाइड्रोपोनिक फॉडर गोइंग बैक टू 1978 78 में इथोपिया, सोमालिया और कीनिया का वो एरिया जो ये बॉर्डर मिलता है, और वहां पर एक बहुत मशहूर गाय की नस्ल है, उसका नाम है बोरान।
یہ ہماری جو چولستان کی جو بریڈ ہے اس سے وہ اگر اس سے زیادہ نہیں ہے تو اس سے کم بھی نہیں ہے، لیکن میرے نزدیک اس کے اندر کافی کوالٹیز ہیں۔ اسی طریقے سے اسی علاقے میں بڑی مشہور گوٹ کی بریڈ ہے گالا گوٹ، اور اسی علاقے میں شیپ کی ایک بریڈ ہے ایسٹ افریقن بلیک ہیڈ شیپ۔ اچھا، اب یہ ہم کوئی 13-14 نیشنلٹیز کے لوگ وہاں پر کام کرتے تھے، اور وہاں 78 میں قحط پڑ گیا۔ اب قحط کے زمانے میں اور وہاں پر وہ لوگوں کے پاس جو مال تھا وہ یہ تھا کہ یہ آدمی کے پاس 5000 گائیں ہیں، یہ اس کے پاس 500 اونٹ ہیں، یہ اس کے پاس بکریاں اتنی ہیں۔ تو چونکہ قحط پڑا ہوا تھا، 2 مرتبہ بارشیں نہیں ہوئی، اور اس کے نتیجے کے اندر انسانوں کے لیے خوراک تو باہر سے آتی تھی لیکن جانوروں کے لیے خوراک نہیں آتی تھی۔ تو وہیں ہم لوگوں نے سر جوڑا کہ ہم کیا کریں، اور پھر وی کیم آؤٹ ود این آئیڈیا کہ یہ جو مکی آ رہی ہے باہر سے، اور گندم آ رہی ہے، اور یہ جوار آ رہی ہے، اور باجرہ آ رہا ہے، اس کا ہم کچھ ٹرائی کریں۔ اور ہم نے وہ ٹرائی کی جو آج کا ہائیڈروپونک فارڈر سسٹم بنتا ہے۔ وہ یہ تھا کہ تشتریاں لیں، اس کے اوپر بیج ڈالا، اور اس کے بعد وہ پانی ہم نے ہلکا ہلکا ڈالا، کیونکہ پانی تو سکیرس تھا، لوگوں کے پینے کے لیے تو تھا لیکن اریگیشن کے لیے نہیں تھا۔ تو وی فائنڈ آؤٹ ایکچولی کہ یہ ایک بہترین طریقہ ہوگا، اور ہم نے وہاں پر وہ کام شروع کیا۔ اور اس میں ہماری جو تھیوری تھی وہ یہ تھی کہ 40 کلو گرام ہم اپنے جانور کو نہیں دے سکتے، لیکن 5 کلو گرام دے کر ہم اس کو اس وقت تک زندہ رکھ سکتے ہیں جب تک نئی بارشیں نہیں ہو جاتی۔ اور وہ الحمدللہ وہ اٹ وینٹ سکسیسفل، اور 82 کے اندر پھر مجھے اس کا ایک ایوارڈ ملا، وہ اگین اٹ واز فرسٹ پرائز، اور وہ تھا فائٹر اگینسٹ ہنگر اینڈ پاورٹی۔ تو یہ بدقسمتی پھر یہ ہوئی کہ میں جہاں پاکستان آیا، اور پاکستان میں چاہتا تھا کہ پاکستان کے اندر میں کوئی کام کروں، لیکن مجھے پتا چلا کہ پاکستانیوں کی میرے قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، اور میں نے وہ 87 کا سال جو ہے وہ میں نے ایسے ہی جاب کی ہنٹنگ میں لگایا۔ لیکن جہاں میں جاتا تھا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جہاں میں لوگوں کو بتاتا تھا کہ میرے پاس 3 ایوارڈز ہیں، تو وہ لوگ شاید ڈر جاتے تھے اندر سے کہ یہ آدمی کہیں ہمارے گٹرو گوڈو میں نہ بیٹھ جائے، لہذا وہ چائے پلا کے اور بسکٹ کھلا کے وہ رخصت کر دیتے تھے بڑی عزت کے ساتھ اور بڑے احترام کے ساتھ، بٹ وداؤٹ جاب۔ تو وہیں پھر مجھے یونائٹڈ نیشن کے حوالے سے مجھے ایک آفر آئی، اور وہ آفر جہاں جہاں میں نے اپلائی کیا تھا وہ چاروں ملکوں سے آ گئی، اور پھر میں نے اس وقت امریکہ کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو رہی تھی سعودی عرب کے اندر، اور یہ المرائی جو میرے دوست عمرے اور حج کے لیے جاتے ہیں وہ المرائی کا دودھ ضرور پیتے ہیں۔ تو میں آئی گاٹ جاب دیئر ایز ایگرانومسٹ، میں ایگرانومی میں نے کیا تھا، اور فارڈر پروڈکشن اور فارڈر پروسیسنگ اس کے اندر میں نے اسٹارٹ کیا، اور میں 15 سال وہاں پر رہا ہوں، اور آئی اینڈیڈ اپ ایز کنٹری ہیڈ۔ تو اس کے بعد میں نے 2001 میں نے سوچا کہ مجھے پاکستان آنا چاہیے، اور پاکستان میں نے پھر اپنا فارم شروع کر دیا۔ اٹ واز ان جھنگ، اور اس زمانے کے اندر وہ سب سے بڑا فارم تھا، اور وہاں ہم نے پھر کافی کام کیے۔ یہ ویٹرنری کالج جھنگ کا یہ 5 سال پہلے میرے گھر میں چلتا رہا ہے، اس لیے کہ جب یہ ویٹرنری کالج بننے لگا تو پتہ چلا کہ ایک ان کو ویٹرنری کالج چاہیے، اور جسٹ بائی چانس آئی واز سٹنگ ان گورنر ہاؤس جہاں وائس چانسلر بھی تھے اور چانسلر بھی تھا، اور میں نے کہا کہ جھنگ سے بہتر کوئی اور ڈسٹرکٹ نہیں ملے گا، ہر قسم کا مریض آپ کو وہاں مل جائے گا، اس لیے کہ شہروں سے تو جانور نکال دیے گئے ہیں، تو یہاں تو یا طوطے ملتے ہیں اور یا ڈاگز ملتے ہیں، تو یہ آپ کو ایک بڑا اچھا کالج ملے گا کہ وہاں پر سیدہ عابدہ حسین کے گھوڑوں کے اندر بھی ایک نام ہے، اور ہر قسم کی بریڈ اویلیبل ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا جی آپ ہمیں 2 کوٹھیاں دے دیں، اور ہم کل ہی اس کا اناؤنس کر دیتے ہیں۔ تو ایک کوٹھی میں نے دی، اور ایک کوٹھی ہم نے کہا کہ شام تک ہم آپ کو دے دیں گے۔ وہ الحمدللہ اب ماشاءاللہ آئی ایم ریئلی ویری ہیپی جب میں دیکھتا ہوں کہ اس کے بچے جو ہیں، جو ویٹرنری کالج جھنگ جو ہے اس کے بچے جواز کے اندر گولڈ میڈلسٹ جو حاصل کرنے والے بچے ہیں وہ وہاں سے نکلتے ہیں۔ تو یہ ابھی فارڈر کی بات ہو رہی تھی، تو پھر میں نے یہاں پر یہ دیکھا کہ اس ملک میں اور جو باہر بھی، جو میں نے آپ کو کینیا کی مثال بھی دی، دنیا جہان کے اندر ایک ٹائم ایسا ضرور آتا ہے کہ فارڈر بہت زیادہ ہوتا ہے اور آپ سنبھال نہیں سکتے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ فارڈر بالکل نہیں ملتا اور جانور جو ہے بھوکے مرتے ہیں۔
यहाँ पाकिस्तान के अंदर अगर आप देख लें तो पाकिस्तान के अंदर सर्दियों में फॉडर नहीं मिलता और गर्मियों में फॉडर काटने की लोगों को फुर्सत नहीं होती, लोग ऐसे ही डाल देते हैं। तो लिहाजा वहां हमने लर्न किया था कि ये साइलेज और हे जो है ये मतलब है अगर हम प्रोमोट करें तो जो सर्दियों के अंदर जो तूड़ी का रेट भी 16 रुपए किलो और 15 रुपए किलो पहुंच जाता है, तो ये उससे बेहतर है कि ये हे और साइलेज बनाकर उस जमाने की रख ली जाए। अब इसमें दो चीजें आ गई। एक तो चीज ये हो गई कि एक तो ये जानवरों की जरूरत तो पूरी होगी सही, लेकिन इट बिकेम अनदर बिजनेस, इसलिए कि लोग मक्की, लोग चावल, गन्ना, कपास और गंदम से बाहर नहीं निकलते थे। तो लिहाजा हमने ये काम शुरू किया और उसमें एक रोड्स ग्रास भी एक यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई। और अगर आप सारी फसलों का हिसाब लगाएं, जब मैं आप पीछे मुड़ के देखता हूं, यहाँ पे हर फसल का रकबा अंडर दैट वेरी क्रॉप घटा है कि कपास का रकबा घट गया, शुगर केन का रकबा घट गया, वीट का रकबा घट गया, जो आजकल हम फेस कर रहे हैं कि इधर फसल निकली है और कीमत जो है वो ऊपर चली गई है। तो वजह उसकी ये है कि कुछ एरिया भी मतलब है इसमें कम लगा था, लेकिन एक वाइट क्रॉप है, वो है मक्की की क्रॉप, जिसका रकबा बढ़ा है। और उसकी रीजन ये है कि हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया साइलेज और हे। अब ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने वो मशीनें तो मंगवा ली थी, लेकिन इनके पास पूरे पाकिस्तान में कोई आदमी चलाने वाला नहीं था। और ये एक कोई ऑस्ट्रेलियन को इन्होंने हायर करने के चक्कर में थे। और ये वो जमाना था जब ये बम वगैरह बहुत ज्यादा फूटते थे, 2011 की बात। और वो ऑस्ट्रेलियन की शराइत बड़ी सख्त थी कि मुझे कैंट के अंदर मकान लेकर दिया जाए, 3 महीने के बाद जो है मुझे वो किया जाए। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था उसने बताया कि यहाँ एक आदमी है, इसलिए कि उन्होंने मुझे कहीं यूनिवर्सिटी में सुना था और मुख्तलिफ सेमिनार्स में कि यहाँ एक आदमी है जो ये काम कर सकता है, आप क्यों ऑस्ट्रेलियन के पीछे जा रहे हैं। तो मुझे बुलाया गया और उन्होंने कहा कि जी ये एक नेक काम है और ये आपने करना है। तो वो फिर 2011 में आरिफ वाला के अंदर हमने ये साइलेज का शुरू किया और हे का भी मतलब है वो शुरू हुआ। अब साइलेज का यहाँ मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं एक वो अपने फार्मर्स डे बनाया था और वो सारी मैंने कहा कि अगर आप इसको इस प्लास्टिक में दी वे वी आर सेइंग अगर आप इसको महफूज रखें तो ये 5 साल तक ये महफूज रह सकता है। तो एक बूढ़ा आगे खड़ा हुआ, उसने कहा झूठ इतना बोलो जो बर्दाश्त हो सके। आप 5 साल की बात कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर 15 दिन के बाद इसको दिया जाए इसमें उल्ली पड़ जाएगी और जानवर मर जाएंगे। अब हमारी जो पहली जो हमारी बेल्स बनी वो कोई लेने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा था। तो फिर हमने ये स्पेशली कहा कि ठीक है, मेरी टीम थी कि ये जो आदमी खरीद कर लेकर जाएगा साथ में मेरा आदमी जाएगा और अगर उसका जानवर मर गया तो उसके पैसे हम देंगे। अब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं कि ये 2011 और 12 की बात है, आज 2020 है। उस वक्त सिर्फ एक वो मशीन का सेट आया था, आज वैसे बड़े बड़े 200 सेट हैं। और छोटे वाली बेल जो है फिर हमने बनाई 60 केजी की, वो कोई तकरीबन 400 के करीब होंगी। अब दो चीजें इसके अंदर हुई हैं, एक तरफ हेप बनने लगी रोड्स ग्रास की और दूसरी तरफ साइलेज बनने लगा। अब साइलेज के दानों के मुकाबले में, मक्की के दानों के मुकाबले में कौन वेट करेगा एक और महीना, और फिर मार्केट में क्या रेट होगा, ये उसको खड़ी फसल के 85 डेज के बाद उसको पैसे मिल जाते हैं और हमारी जो रोड ग्रास है वो सारी मिडिल ईस्ट को जा रही है। तो ये एक और दो दो क्रॉप्स आ गई किसान के लिए कि वो उसको अल्टरनेट क्रॉप के तौर पे कि अगर ये नहीं है तो कुछ एरिया हम इसके अंदर भी लगा लें। तो ये जो है ये काम के बाद फिर मैंने अपना काम शुरू किया और आजकल मैं अपनी कंपनी जो है वो मेरी चल रही है, उसका नाम है एग्री इनिशिएटिव्स। अब एग्री इनिशिएटिव्स का मतलब क्या है, इसका असल मतलब यह है कि वो चीजें जो दुनिया में मौजूद हैं लेकिन पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, हम उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। जैसे साइलेज है, अब एनिमल फीड के मुख्तलिफ जो ब्रांड्स हैं उसमें TMR है, उसमें मोटे करने वाले के लिए है, बकरियों के लिए पहले यहाँ कोई बंडा नहीं था, वो हम बना रहे हैं। तो अब रिसेंटली जिसके ऊपर हमारा काम हो रहा है और जो ऑलरेडी स्टार्टेड है वो हाइड्रोपोनिक फॉडर है। उस हाइड्रोपोनिक फॉडर का मतलब जो हमने देखा यहाँ पर, एक तो लोगों को कोई नमूना चाहिए, वो स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर बनाई है। यानी कि ये टर्न की प्रोजेक्ट है कि आप टेलीफोन करें,
पैसे जमा करवाएं, वो पूरा का पूरा सेट जो है उसके फार्म पर जाकर वो लगा देगा। एक दूसरी बात यह है कि हमने कुछ आदमियों को ट्रेन किया, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को, जिन्होंने हाइड्रोपोनिक पर पहले काम किया हुआ था, लेकिन हाइड्रोपोनिक वेजिटेबल्स पे काम किया था, हाइड्रोपोनिक फॉडर्स पे काम नहीं किया था। लिहाजा वो हाइड्रोपोनिक फॉडर पर उनकी ट्रेनिंग की। अब हमने ये काम किया हुआ है, अभी अनऑफिशियल वो चल रहा है, ऑफिशियली लॉन्च इंशाल्लाह इस महीने के आखिर में होगा। उसमें यह है कि जो आदमी इस स्ट्रक्चर को लेगा वो पैसे पे करेगा, ये स्ट्रक्चर उसके पास जाएगा और उसके साथ एक एग्रीकल्चर एक्सपर्ट जो हाइड्रोपोनिक फॉडर का है वो भी साथ में जाएगा और वो 7 दिन जो है वो वहां पर रहेगा और 7 दिन की जो रिहाइश है और खाना जो है वो जो जिस आदमी ने खरीदा है वो पे करेगा, वो उसको देगा करेगा उसके आदमियों को। पहले दिन बीज लगाएगा, वो देखेगा कैसे होता है। ये फसल हाइड्रोपोनिक फॉडर की ये इस किस्म की है कि 7 दिन के अंदर आपकी फसल तैयार हो जाएगी। एक मुसलसल अमल है कि यहां से मैं फॉडर निकाल रहा हूं और उसी खाली ट्रे के अंदर मैं दोबारा बीज डाल रहा हूं। और ये आइडिया वहीं से ही आया था, इसलिए कि ये इंडिया और वियतनाम और फिलीपीन में इसलिए चला कि वो लोग जो 14 आदमी या 15 आदमी जिनका मैंने तज़किरा किया है, जो उनमें से अपने अपने ममालिक में गए, उन्होंने वो स्टार्ट कर दिया। अच्छा, यहां पर भी 1-2 आदमियों ने स्टार्ट किया, लेकिन उसकी नाकामी की वजह ये थी कि वो बड़ा हाई फाई किस्म का वो जो प्रोजेक्ट लेकर आए और बाद में लेने वाला कोई नहीं था। लेकिन ये वाला जो हमने बनाया है या एग्री इनिशिएटिव ने बनाया, ये सिर्फ जुनेद एग्रेरियन के फार्म के लिए है कि ये अपने फार्म पे किसी एक कमरे के अंदर या किसी बरामदे के अंदर ये उसको रख सकते हैं और जितने जानवरों की चारे की जरूरत है ये रोजाना जो है उतना ही उसके अंदर बीज डालते जाएं और ये 2 लीटर के करीब पानी जो है इसमें इस्तेमाल होगा, इसलिए कि पानी इसमें इस्तेमाल नहीं होता और सिर्फ आप फुआर ही देते हैं और वो 7 दिन के अंदर वो तकरीबन 8 इंच का वो बन जाता है। अब ये आगे चलता है कि 1 किलोग्राम मक्की है, जवार है, बाजरा है, हमने सब फसलों के ऊपर हम तजर्बे कर रहे हैं और माशाल्लाह बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। मसलन जंतर कौन पूछता है, ये मुरिंगा ये कौन पूछता है, जवार, बाजरा, मक्की और आपका जो है ये बारले, तो ये इन चीजों के ऊपर हम वो तजर्बे कर रहे हैं। तो ये इंशाल्लाह ताला इस महीने के आखिर में वो हो जाएगा। अभी तक 2 सेट जो हैं वो लोगों ने वो इस किस्म के जो आशिक किस्म के लोग होते हैं कि हाफिज साहब सबसे पहले मैंने लेना है। वो एक स्वीडन के साहब हैं जो गुजरांवाला के अंदर हैं। कल इंशाल्लाह ताला वहां पर वो हमारा आदमी भी साथ में चला जाएगा और वो सेट भी चला जाएगा। यहाँ बैरिया टाउन में पहले ही वो लग चुका है। तो ये असल मैं आजकल काम कर रहा हूँ और इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि ये एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स जो हैं इनके साथ जब मैं शेयर करता हूँ कि आगे मराइल कैसे कैसे आते हैं, मैं यहाँ कैसे पहुंचा और आपको अब कौन सी सिलेक्शन करनी है दुनिया में किस चीजों की। मैं खुद भी ये सितारा केमिकल्स में मैं जनरल मैनेजर था और मैंने देखा ये बैक इन 2005 एंड 2007 और मैंने ये देखा कि वहां पर कोई एग्रीकल्चर ग्रेजुएट नहीं आता। वो मुझसे पहले कोई जो जीएम साहब होंगे वो कोई उन्होंने ऐसी कोई हरकत कर दी होगी, तो मैं वहां पर